हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। इस वीडियो में हम महाजनपद काल को कंप्लीट देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन महाजनपद काल से गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम सारे फैक्ट्स को देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक महाजनपद काल। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है, राजनीतिक जीवन कैसा था महाजनपद काल में, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, राजनैतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या होता है? तो सुनिश्चित तिथिक्रम राजनैतिक इतिहास को जानने का मुख्य आधार होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, भारत के राजनैतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जा सकता है? तो आप बताएंगे ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से। ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से भारत में राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है। फिर हम देखते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया है? तो आप बताएंगे आगुंतर निकाय ब्रह्म बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 जनपदों का वर्णन हमको मिलता है। किसने? आगुंतर निकाय में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आगुंतर निकाय किसका है? तो आप बताएंगे बौद्ध ग्रंथ है ये, है ना। तो ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे भगवती सूत्र, जो कि जैन ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे 22 महाजनपदों का उल्लेख अष्टाध्यायी की पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महाजनपदों के उदय के कारण क्या थे? तो आप बताएंगे कृषि प्रसार व्यापार तथा नगरीकरण का विकास और लोहे का विस्तृत प्रयोग, है ना। ये तीन आधार थे। क्या? कृषि प्रसार व्यापार और नगरीकरण का विकास और लोहे का विस्तृत प्रयोग, ये इनके कारण महाजनपदों का उदय हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, महाभारत तथा पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? तो आप बताएंगे मालिनी नाम मिलता है। क्या? महाभारत में और पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी का क्या नाम मिलता है? तो आप बताएंगे मालिनी नाम मिलता है, मालिनी। नेक्स्ट आता है, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों का नाम प्राप्त होते हैं? तो आप बताएंगे चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती का नाम। महापरिनिर्वाण सूत्र के 6 महानगरों के नाम मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ के महापरिनिर्वाण में कौन से नाम मिलते हैं? चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। नेक्स्ट है, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी? तो वास्तुकार महागोविंद ने। किसने? वास्तुकार महागोविंद ने दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वैशाली में। किसमें? वैशाली में। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया था? वैशाली में। नेक्स्ट है, सुत्त निपात में वैशाली को क्या कहा जाता है? तो मगधपुरम। क्या? मगधमपुरम। क्या? मगधमपुरम कहा जाता है। अब देखते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को, है ना। तो इधर महाजनपद का नाम होगा, अभी प्रेजेंट का कौन कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो, और उस समय की राजधानी क्या थी उसके बारे में देखते हैं ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास कि अभी संबंधित क्षेत्र कौन सा है, हमको देखना है महाजनपद और उसकी राजधानी से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या? इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की राजधानी ऐशत या उत्तरी पांचाल, है ना। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल राज्य की साकेत या उत्तरी भाग में श्रावस्ती, है ना। ये कौशल राज्य की श्रावस्ती। अब नेक्स्ट देखते हैं, मल्ल की राजधानी क्या थी? पाबा या पडरौना या कुशीनगर, ये तीनों में से कोई भी दिया होगा तो आप राजधानी लगाएंगे मल्ल की। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अंग की राजधानी चंपा या मालिनी थी।
मालिनी, जो कि किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, महाभारत में। ठीक है। मगध में, मगध की राजधानी राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। बज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुर, ये बज्जी की राजधानी थी। फिर आता है चेदी राजवंश की, चेदी या चेती बोलते हैं उसका, सोतिबती, क्या सोतिबती राजधानी थी। फिर आता है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। फिर आता है अस्मक, अस्मक की पोटन या पोटिल इसको बोलते थे राजधानी। नेक्स्ट आती है अवंती, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी था और या मायसमती, ये दोनों नाम से जानते थे। फिर आता है कांधार, कांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजक या हाटक थी, राजपुर या हाटक थी। तो यहां पर नेक्स्ट नोट में देखते हैं क्या लिखा गया है। तो नोट में लिखा है कौटिन्य ने कंबोज को वार्ता स्तुतिजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा सत्र जीविका चलाने वाले कहा था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रख्यात था, है ना। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये महाजनपद कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में? तो काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी राजवंश, ये भी महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब हम देखते हैं बुद्ध के समकालीन महाजनपद शासक कौन कौन से थे। जिस समय बुद्ध जिंदा थे उस समय कौन कौन राजा थे? तो प्रद्योत राजा थे अवंती के, उदयन राजा थे वत्स के, प्रसेनजीत राजा थे कौशल के और अजातशत्रु मगध के राजा थे बुद्ध के समकालीन, है ना। ये क्वेश्चन देख लिया हमने। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन से थे? तो आप बताएंगे कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 शक्तिशाली राज्य थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक। अब पहला हमारे पास जो महाजनपद आता है वो आता है कौशल राज्य। तो कौशल राज्य क्या है? कौशल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? तो आप बताएंगे अवध क्षेत्र, फैजाबाद मंडल तक कौशल राज्य का विस्तार था। फिर अगला क्वेश्चन, कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे साकेत उत्तरी भाग और श्रावस्ती दक्षिणी भाग की राजधानी थी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कौशल से, कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन थे? तो आप बताएंगे प्रसेनजीत। कौन? प्रसेनजीत कौशल राज्य के प्रतापी राजा हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष किस राजा के शासनकाल में हुआ था? प्रसेनजीत। मतलब ये हाईएस्ट लेवल पे कब पहुंचा था? तो ये प्रसेनजीत के काल में सबसे ऊपर पहुंचा था। नेक्स्ट हमारे पास आती है वत्स राजवंश, जो कि वत्स जो महाजनपद थी उसके बारे में देखते हैं। तो वत्स राज का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? तो आप बताएंगे इलाहाबाद तथा बांदा तक था। वत्स राज्य की राजधानी कहां थी? तो आप बताएंगे कौशाम्बी थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है वत्स राज का सर्वप्रथम राजा कौन था? तो आप बताएंगे उदयन था। कौन? सर्वप्रमुख राजा उदयन था वत्स राज का। फिर नेक्स्ट हमारे पास महाजनपद आती है अवंती, अवंती राज्य के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? तो आप बताएंगे पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र तक अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार था। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है अवंती राज्य की राजधानी किसे माना जाता है? तो उज्जैनी उत्तरी अवंती, महेशमती दक्षिणी अवंती को अवंती राज्य की राजधानी माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? तो आप बताएंगे प्रद्योत थे। कौन? प्रद्योत थे। अगला क्वेश्चन आता है अवंती राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? तो आप बताएंगे पांडु रोग से। किससे? पांडु रोग से ग्रसित थे। राजा प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को उनके दरबार में भेजा था? तो आप बताएंगे जीवक को भेजा था, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो आप बताएंगे जीवक को भेजा था। अब यहां देखते हैं मगध राजवंश को, मगध जो महाजनपद थी उसके बारे में देखते हैं। मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? तो दक्षिणी बिहार, पटना, गया और जनपद तक। ठीक है, दक्षिणी गया व पटना और गया तक था। नेक्स्ट है
मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह अथवा गिरिब्रज, दो राजधानियां थी, राजगृह या गिरिब्रज। अगला देखते हैं। मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो आप बताएंगे 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति इसकी। दूसरा है एक समृद्धि उर्वर क्षेत्र स्थित तथा अच्छा संचार। और तीसरा था शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति। इन तीनों के कारण मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली के रूप में उभरा था। नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो आप बताएंगे बृहदत्त वंश। कौन सा? बृहदत्त वंश पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। फिर अगला आता है बृहदत्त वंश। किस राजा ने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप बताएंगे जरासंध ने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। हम देखते हैं बुद्धकालीन भारत के प्रमुख गणराज्य। बुद्धकालीन में कपिलवस्तु के शाक्य थे, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, अलकप्प के बुली थे, केशपुत्र के कालाम और रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी। ये गणराज्य बौद्ध के समय थे। मिथिला के विधेय। तो यहां पर अब पहला राजवंश स्टार्ट होता है हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। तो पहला हर्यक वंश में क्वेश्चन आता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो आप बताएंगे हर्यक वंश से संबंधित थे राजा बिंबिसार। नेक्स्ट है राजा बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आप बताएंगे लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक। 544 से 492 ईसा पूर्व तक राजा बिंबिसार का शासनकाल माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया? श्रेणिक। बिंबिसार ने किस अंग राजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो आप बताएंगे ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंगराज्य को अपने राज्य में मिला लिया था मगध में। तो ब्रह्मदत्त को हराया था। नेक्स्ट है बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन बना? तो आप बताएंगे अजातशत्रु। लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक बना रहा। अगला क्वेश्चन आता है अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कुणिक नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो आप बताएंगे अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम किसने पाटिलग्राम की अंत शक्ति को पहचाना जो कि कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो अजातशत्रु ने इसको पहचाना था। तो अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ था? तो आप बताएंगे उदयन या उदयन या उद्भद्र। ये तीनों नाम थे उदयन के ही, है ना। अजातशत्रु के बाद कौन बना था? उदयन बना था। उदयन या उद्भद्र का शासक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आप बताएंगे 460 से 444 ईसा पूर्व तक उदयन का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो आप बताएंगे उदयन या उदयभद्र ने की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और बिंबिसार की हत्या उदयन ने की। फिर अगला क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो पितृहंता कहलाया? तो आप बताएंगे उदयन या उदयभद्र पितृहंता कहलाया था। नेक्स्ट है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो आप बताएंगे उदयन या उदयभद्र ने करवाई थी। गंगा व सोन नदी के संगम तट पर पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना करवाई थी उदयन ने। अगला क्वेश्चन है हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था? तो आप बताएंगे जैन मतानुयायी था। क्या?
जैन मतानुयायी था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आप बताएंगे नाग दशक था। कौन? नाग दशक था। पुराणों में नाग दशक को क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे दर्शक कहा गया है। क्या कहा है? दर्शक कहा गया है। तो यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था मगध में? शिशुनाग वंश आया था, उसको देखते हैं। तो शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड था 412 से 344 ईसा पूर्व। 412 से 344 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन आता है, हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई? तो आप बताएंगे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी हर्यक वंश के बाद। नेक्स्ट है, शिशुनाग का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप बताएंगे लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग का शासनकाल रहा। गिरि ब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने गिरि ब्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का कौन शासक बना? तो आप बताएंगे कालाशोक बना। कौन? शिशुनाग के बाद कालाशोक बना। नेक्स्ट है, पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया? तो काकवर्ण कहा गया। क्या? काकवर्ण कहा गया है। अगला है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप बताएंगे कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध की द्वितीय संगति हुई थी, बौद्ध धर्म की। तो ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक मैं करवा रहा हूं। जो भी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे, यहां से एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप बताएंगे लगभग 366 ईसा पूर्व तक रहा था कालाशोक का शासनकाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे नंदीवर्धन या महानंदिन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था या महानंदिन था। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो लगभग 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों का शासनकाल लगभग 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश आता है। 344 से 324 323 ईसा पूर्व तक नंद वंश रहा है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई? तो आप बताएंगे नंद वंश की, है ना। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे महापद्मनंद। किसने? महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है, महापद्मनंद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे उग्रसेन के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आप बताएंगे घनानंद। क्या? घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को क्या नाम प्रदान किया गया था? तो अग्रमीज या उग्रसेन का पुत्र, है ना। अग्रमीज नाम दिया था किसने? यूनानी लेखकों ने घनानंद को। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? तो आप बताएंगे घनानंद को अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला आता है, नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा गया। नंद वंश में कितने राजा थे? 9। महाबोधि के अनुसार इनके नाम थे उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभिषाणक, दससिद्धक, कैवर्त तथा घनानंद। ये 9 राजा हुए थे। अब हम देखते हैं, बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देखते हैं ना। तो पहले आया हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन 3 शासक हुए उसमें। 544 से 492, फिर 492 से 460 तक अजातशत्रु रहा, और लास्ट में उदयन रहा 460 से 412। फिर दूसरा आया शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक। तो पहले शिशुनाग रहा,
412 से 394 तक। फिर काला अशोक आया 394 से 366 तक, और फिर उसके 10 पुत्रों में से 366 से 344 तक वो उन्होंने शासन किया। फिर नंद वंश आया 344 से 321 तक। महापद्मनंद 344 से 321 तक रहे थे, और उसके 8 पुत्र। अब हम देखते हैं पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदू तक के राजाओं का शासनकाल कितने वर्ष का था, उसको देख लेते हैं, है ना। इधर देखेंगे राजा का नाम और कितने वर्ष तक उसने शासन किया था उसको देख लेंगे। तो शिशुनाग ने 40 वर्ष तक शासन किया था। काकवड़ या कालाशोक ने 26 वर्ष तक। क्षेम धर्मन ने 36 वर्ष तक। क्षेमजित या छत्रोजस ने 24 वर्ष तक। बिंबिसार ने 28 वर्ष। अजातशत्रु 27 वर्ष। दर्शक ने 24। उदयन ने 33 वर्ष तक। नंदीवर्धन ने 40 वर्ष तक। महानंदिन ने 43 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं महापद्म और उसके 8 पुत्रों ने 100 वर्ष तक। कुछ विद्वानों ने 40 वर्ष बताया है। अब हम देखते हैं उत्तर भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक क्या दशा थी, है ना, उसको देखते हैं उत्तर भारत की। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो आप बताएंगे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष हुआ था। अगला देखते हैं कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना, तो आप बताएंगे मगध राज्य 6वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली नगर बना था। फिर अगला क्वेश्चन आता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आप बताएंगे गिरिब्रज या राजगिर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी एवं स्वयं इसी कारणवश से पुत्र का द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु था। मैंने बताया था ना, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और फिर उदयन ने उसकी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणतंत्र को हराकर आत्मसात किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। मगध का कौन सा सम्राट आरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता था, महापद्मनंद को। फिर अगला क्वेश्चन आता है नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो आप बताएंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख नंद राजाओं का उल्लेख करता है। तो नंद राजाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में। किसमें, कलिंग में, कलिंग अभिलेख में ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चंद्रप्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो अवंती के थे। चंद्रप्रदोत अवंती के राजा थे। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो अवंती का नाम था। उदयन बांसबद्धता की दंतक कहाँ से संबंधित है, तो उज्जैन से है। उदयन बांसबद्धता की दंतक का कहाँ से संबंध है, तो उज्जैन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था पहला गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो आप बताएंगे वैशाली में थी। नेक्स्ट है महाजनपद युग के 16 महाजनपदों में से किन जनपदों के नाम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में उल्लिखित थे, तो मगध, अस्मक और कंबोज में उल्लिखित थे। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो आप बताएंगे अक्षत्र में। किसमें, अक्षत्र में स्थित थी। नेक्स्ट है 16 महाजनपद युग में मथुरा किसकी राजधानी थी, तो आप बताएंगे सूरसेन की राजधानी थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती किसकी राजधानी थी, तो आप बताएंगे चेदी राजवंश की राजधानी सुक्तमती थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास
गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है? तो आप बताएंगे अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कौन सा है? तो अर्धचंद्राकार था। कैसा? अर्धचंद्राकार श्रावस्ती का नगर विन्यास था। नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, शिशुनाग के टाइम पीरियड पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, कौन सा राजा वाराणसी की को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने शासन किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार में जीवक राजवैद्य था। नेक्स्ट है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, बज्जी महाजनपद कुल कितने गढ़ों का संघ था? तो 8 गढ़ों का संघ था बज्जी। नेक्स्ट देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद गणतंत्रवादी राज्य था? तो बज्जी एक गणतंत्रवादी राज्य था। गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था? तो अस्मक सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था। नेक्स्ट है, महेशमती शहर किस महाजनपद में स्थित था? तो अवंती राज्य में स्थित था। अगला है, पाटिल ग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटिल पुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में किसके दुर्गीकरण कराया था? अजातशत्रु ने इसका दुर्गीकरण कराया था। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत भाषा में क्या नाम है? तो राजगाह नाम है। अगला नाम है, कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो काशी था। क्या? काशी राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की थी? तो एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पुस्तक किसने की थी? डी कौशाम्बी ने लिखी है। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। हिस्टोरिका की रचना किसी की थी? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किससे बने थे? तो चांदी के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की? तो रेप्सन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? तो उज्जैन के। कहाँ के? उज्जैन के निवासी थे। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो पंचाल का। कहाँ का? पंचाल का। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर के बाढ़ में वह बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो कौशाम्बी में परिवर्तित की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुंभहार स्थल से पाए जाते हैं? तो पाटलिपुत्र के। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। नेक्स्ट है, राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवक जो जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम था सालबती। किसका? सालबती नाम था। नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालक्रम है क्या? बृहदत्त, फिर बिंबिसार, फिर शिशुनाग और फिर बिंदुसार आया था। अब हम देखते हैं विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण या हखामनी आक्रमण जो हुए थे भारत पर, उनको देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने 558 से 529 के बीच में की थी। नेक्स्ट है, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला पारसी शासक कौन था? तो दारा प्रथम, डेरियस प्रथम था। क्या? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, हखामनी शासक डेरियस प्रथम द्वारा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 522 से 486 ईसा पूर्व तक डेरियस प्रथम का शासनकाल था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हखामनी साम्राज्य के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था जिसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दारा प्रथम के शासनकाल में वे कौन से 3 अभिलेख हैं जिनसे भारत पारसीक संबंध के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है? तो आप बताएंगे बेस्तून और पर्सिपोलिस, और तीसरा है नक्शे रुस्तम। क्या है? नक्शे रुस्तम। 3 अभिलेख हैं जहां से हमको पारसी के संबंध के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। अगला है, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आप बताएंगे बेस्तून अभिलेख में मिलता है। किसमें? बेस्तून अभिलेख में 23 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस इतिहासकार के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था? तो हेरोडोटस के विवरण से ये प्राप्त होता है। दारा प्रथम के 20वां प्रांत भारत से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तो 307 टेरेंट स्वर्ण चूड़ के बराबर, है ना। नेक्स्ट है, पारसी संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में किसी नई लिपि का पुनर्जन्म हुआ? तो खगोष्ठी लिपि का पुनर्जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन सी ईरानी लिपि का प्रचलित थी? पश्चिमी ईरानी में कौन सी? खगोष्ठी या अरमाइक लिपि प्रचलित थी। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में कौन सी ईरानी सिक्के प्रचलित थे? तो बताएंगे सिगलोई सिक्का पश्चिमी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में प्रचलित थे। नेक्स्ट है, फारसी स्वर्ण मुद्रा तथा रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो बताएंगे डेरिक स्वर्ण मुद्रा को और सिगलोई रजत मुद्रा को जाना जाता था। अब हम देखते हैं पारसी आक्रमण का प्रथम प्रभाव क्या क्या था। तो देखते हैं, भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा है, भारतीय विद्वान एवं दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। और तीसरा है, हेरोडोटस और टेसियस जैसे इतिहासकारों ने भारत के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की थी। अब हम देखते हैं सिकंदर का भारतीय अभियान, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। हकमानी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था? तो आप बताएंगे सिकंदर का हुआ था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो आप बताएंगे मैसिडोनिया का निवासी था। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत विजय के उद्देश्य से सिकंदर ने अपना अभियान कब प्रारंभ किया? तो आप बताएंगे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपना अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर एवं पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आप बताएंगे झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, भारत अभियान के समय सिकंदर ने किन 2 नगरों की स्थापना की थी? तो निकैया और बेउकेफला। किसका? निकैया और बेउकेफला की स्थापना की थी भारत अभियान के समय सिकंदर ने। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंदों का शासक था। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद
मगध सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? तो बताएंगे मशक, अशवक राज्य के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहली। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। और तीसरा था, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। 3 मेन कारण थे। नेक्स्ट है, भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी विद्वान उसके साथ भारत आए थे? तो निर्याकस आया था, अनेस्टिक्रेटस आया था और अरिस्टोबुलस आया था ना। ये 3 यूनानी विद्वान भारत आए थे उसके साथ। इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो आप बताएं खोतान। क्या? खोतान। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? तो लगभग 19 माह तक भारत में रहा था सिकंदर। अगला है, सिकंदर के समय ब्यास नदी के पूर्व कौन सा शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? तो योद्धे। कौन? योद्धे गणराज्य स्थित था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और दृढ़ हुए। दूसरा है, पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए। और तीसरा पॉइंट इसमें बनता है, भारत एवं यूनान में यूनान के घनिष्ठ संपर्क से आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए। अगला पॉइंट है, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई। और फिर अगला पॉइंट बनता है, यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत ने भी उलूक शैली के सिक्के ढाले। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। फिर आता है, कला एवं ज्योतिषी के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों के बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट है, गांधार एवं यूनानी कला शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट है, दर्शन एवं गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। फिर है, यूनानी शासन पद्धति से भारतीय शासन पद्धति भी प्रभावित हुई थी। फिर अगला पॉइंट आता है, स्काईलैक्स जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए। फिर स्काईलैक्स ने भारत के पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। फिर है, भारत के एक पश्चिमोत्तर प्रांत में खगोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ था। फिर है, ईरानी सिक्कों या सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, मगध महाजनपद काल को कंप्लीट देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।